आंकड़े जो है उसमें असंगठित क्षेत्र को हम नापते नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र उसी तरह चल रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र चल रहा है। तो संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो एक गिरते हुए सेक्टर को आप नाप लेते हैं एक बढ़ते हुए सेक्टर से, इसीलिए आप कहते हैं कि जिस हमारी तो रेट ऑफ ग्रोथ सबसे बड़ी ग्रोथ रेट है, 6.5% है, 7% है। जबकि मेरा मानना है कि अगर असंगठित क्षेत्र को हम अलग से नापें, जो एविडेंस आ रहा है कि जो नेबरहुड स्टोर्स में जो डिमांड कम हो रही है, टेक्सटाइल में हो रही है, एफएमसीजी में हो रही है, बाकी लेदर गुड्स वगैरह में हो रही है, तो फिर आप देखेंगे तो रेट ऑफ ग्रोथ 1.5-2% है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुई है। अभी हमारे जो 3.8 ट्रिलियन डॉलर के जो बात थी, अभी हम 2.5 ट्रिलियन डॉलर पे ही हैं। अभी हम सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है इटली के आगे। तो इसलिए अभी हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी इस हिसाब से नहीं होंगे। तो जब तक हम असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देते, जब तक वहां पे रोजगार ज्यादा पैदा नहीं होते, तब तक अर्थव्यवस्था सुधार पे नहीं आएगी। और ये जो अभी किया जा रहा है, वो मेरा मानना है कि एक तरह से इस सब चीज को ढका जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमने जो हमारा असंगठित क्षेत्र उसको अदृश्य कर दिया है, क्योंकि ना तो वो डेटा में आता है ना वो पॉलिसी में आता है। जब पॉलिसी एमएसएमई सेक्टर पे अनाउंस होती है तो उसमें मीडियम सेक्टर जो उसका फायदा उठा लेता है, स्मॉल और माइक्रो सेक्टर के तक पहुंचता नहीं। इसलिए बार बार मेरा कहना है कि माइक्रो सेक्टर को एमएसएमई से अलग कर देना चाहिए। उनकी समस्या कुछ और है। जो हम कंसेशन देते हैं एमएसएमई का, वो मीडियम सेक्टर उठा लेता है या थोड़ा बहुत स्मॉल सेक्टर उठा लेता है, लेकिन माइक्रो सेक्टर और बाकी स्मॉल सेक्टर उसका फायदा नहीं उठाता है। तो नीतियां हमें स्ट्रक्चरली बदलनी पड़ेगी। हमें आज से प्रण लेना पड़ेगा कि हम माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर को बढ़ावा देंगे। जब हम उसको बढ़ावा देंगे तो अपने आप जब लार्ज स्केल सेक्टर है उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, क्योंकि जब 94% के पास हाथ में ज्यादा आमदनी होगी तो सबकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन सरकार ये मान लेती है कि तो जीरो सम गेम है कि अगर हम इनको कंसेशन देंगे तो जो हमारा लार्ज स्केल सेक्टर को कंसेशन नहीं मिलेगा। आप जैसे बजट में देख लीजिए, बजट में जब कहा जाता है कि हम तो 11.3 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर में, बड़े बड़े हाईवेज में, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर। लेकिन ये सब कैपिटल इंटेंसिव है। पहले सड़क बनती थी, सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। अब सड़क बनती है तो उसमें 10 लोग काम करते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर्स, ट्रैक्टर्स और क्रेन्स की वजह से। तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। और उसका नुकसान क्या होता है कि जब आपने बड़े बड़े हाईवेज और फ्रेट कॉरिडोर बना दिए तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका माल गांव गांव तक पहुंचने में और आसानी हो जाती है, तो उससे असंगठित क्षेत्र और पिट जाएगा। तो यहाँ तो आपने बढ़त कर दी, लेकिन कहाँ कटौती कर दी? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, फिर आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में। वहीं तो रोजगार पैदा होगा। तो रोजगार पैदा करेंगे तब जब हम असंगठित क्षेत्र का जो देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे, स्वास्थ्य को देखेंगे, न कि हम ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को देखेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो नीतियां हैं वो स्ट्रक्चरली सही नहीं है। देखिए, जैसे आपने कहा कि ये दाम तो जरूर कम होंगे, लेकिन किसके लिए कम होंगे? मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए और कुछ लोअर मिडिल क्लास के लिए। लेकिन गरीब को उससे फायदा नहीं हो, क्योंकि वो तो असंगठित क्षेत्र से खरीदता था। तो इसलिए पॉलिटिकली ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को रेज करना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि राहत मिली, तो राहत किसको मिली? क्योंकि हम लोग कॉमन मैन उसको समझ लेते हैं कि जो हमारा अपर मिडिल क्लास है, हम लोग उसी तबके से आते हैं, तो इसीलिए हम समझते हैं कि हमको राहत मिल गई तो सबको राहत मिल गई। तो पहली तो परेशानी ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग जीएसटी के बारे में सही नहीं है। वो खुल के इसको अपोज नहीं कर पा रहे हैं कि इससे जो गरीब आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र है, उसको नुकसान होगा। तो पहली तो बात यह है। दूसरी बात जो आपने रेज की स्वदेशी की, हम लोग घिर गए हैं। हम चीन, रूस और अमेरिका के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रूस के ऊपर निर्भर हैं, अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं, और चीन के ऊपर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निर्भर हो गया है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अब चीन से लेते हैं। हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियों में आज चीन की मशीनरी है। हमें चीन के इंजीनियर्स लाने पड़ते हैं उन फैक्ट्री को चलाने के लिए। क्योंकि जब 2020-21 का जब मसला हुआ चीन के साथ बॉर्डर पे, तो उसके बाद हुआ क्या था कि भारत ने वीजा देना कम कर दिया, इंजीनियर नहीं आ पा रहे थे, तो हमारी फैक्ट्रियां चल नहीं पा रही थी। और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि वीजा दीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्रियां ठीक से चलेंगी नहीं। उसका रॉ मटेरियल भी वहां से आ रहा है, उसका जो कंपोनेंट्स है वहां से आ रहे हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में जहां पे हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के, तो एपीआई सारे चीन से आ रहे हैं 90%, जबकि 2002-3 में हम करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट थे। फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, वो सब चीन से आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो हम घिर गए हैं,
इसलिए हम एक जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए हमारी, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम नहीं दे पा रहे हैं। और इसीलिए कभी हम जो अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं, कभी हम चीन की तरफ झुक रहे हैं। एससीओ में हम गए, हमारा जो बॉर्डर है वहां पे अभी सेटल नहीं हुआ, लेकिन हम चीन के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार हो रहे हैं बॉर्डर पे बिना उसके किए। रूस से भी हम दब रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे हथियार जो हैं वो जो रूस के हैं, जैसे S-400 मिसाइल हो गया, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, और हमारा सुखोई एयरक्राफ्ट हो गया। तो हम तीनों के बीच में जो फंसे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब रियलाइजेशन ये आया है कि भारत को अपना जो इंटरनल मार्केट है वो डेवलप करना पड़ेगा। अभी हम आत्मनिर्भर तो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारा सामान हमारा इंपोर्टेड है। हमारा जो 1990-91 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जीडीपी का रेशियो था वो 7-8% होता था, आज वो 19-20 बीच में 22% तक पहुंच गया। तो अब हम खुल गए हैं। जब खुली अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें बहुत सारा सामान आता है और जाता है। तो इसलिए हम मतलब उस सेंस में तो नहीं जो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे कि हम जब सारा कुछ अपने आप करने लगेंगे। उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगले 10 साल की। तो ये आज आज नहीं होगा, ये तो धीरे धीरे। लेकिन हम इंटरनल मार्केट की बात कर सकते हैं कि अगर हमें अपना अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है तो इंटरनल मार्केट यानी कि असंगठित क्षेत्र में जब आमदनी ज्यादा हाथ में आएगी तो हमारा मार्केट बढ़ेगा, और जब मार्केट बढ़ेगा तो हमारा संगठित क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। तो इंटरनल मार्केट में हमें जब माइक्रो सेक्टर है उनमें ज्यादा आमदनी देनी पड़ेगी, और जो एग्रीकल्चर है, ये दो बड़े कंपोनेंट है जो हमारे, इनको जब हम आमदनी ज्यादा देंगे तब वो जो हमारा इंटरनल मार्केट बढ़ेगा। हमारे दर्शक हैं धनराज साहब, और धनराज साहब आपको सुन रहे हैं, और उन्होंने मेरे जरिए आपसे पूछा है कि क्या किसानों को इससे क्या फायदा होगा। क्या प्रोफेसर कुमार कुछ बताएंगे? देखिए, किसानों को ये फायदा होगा कि जो उनके जो फार्म इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं, जो उनके और जो चीजें खरीदते हैं, उनमें जरूर कुछ उनको फायदा होगा। लेकिन अभी जैसे कि देखा गया है कि सरकार ने अमेरिका को कंसेशन देने के लिए कॉटन पे ड्यूटी हटा दी, तो जो कॉटन ग्रोवर्स हैं वो फंस जाएंगे। अमेरिका दबाव डाल रहा है कि जो जीएम आप जो कॉर्न ले लीजिए, आप जो कुछ और चीजें ले लीजिए, उससे बाकी हमारे किसानों को भी नुकसान होगा। तो मेरा मानना है जब असंगठित क्षेत्र पिटेगा तो किसान भी पिटेगा, क्योंकि जब 94% के हाथ में जो परचेजिंग पावर कम होगी तो फिर जब फूड और बाकी जो प्राइसेस हैं उनमें भी गिरावट आएगी। तो वैसे ही जो सरकार जो एमएसपी तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तो जब तक अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं जनरेट होगी तो कृषि को भी नुकसान होगा। तो कुछ चीजों में फायदा होगा, जैसे फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, बाकी चीजें जो बाजार से खरीदी जाती हैं, उनमें जरूर फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल डिमांड जब कम होगी तो उससे कृषि को और नुकसान होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये एक ध्यान भटकाने वाली जो स्पीच थी, जिससे कि लोगों को इस तरफ ध्यान ना जाए कि H-1B वीजा में 4 लाख विद्यार्थी जो हर साल जाते हैं या जो H-1B वीजा लेते हैं, उनको परेशानी आ जाएगी, उनमें बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो ये सारा कुल मिला के कुछ लोगों का मानना है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असर पड़ेगा हमारी कंपनियों पे, तो उसका भी है। लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी कि वो ट्रम्प साहब एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। उसमें चाबार पोर्ट भी जो है, ये जो ईरान में सेटअप हुआ, वो भी भारत को एक झटका है। तो मतलब एक तरफ बात हो रही है कि जो ट्रम्प साहब अब शायद नेगोशिएट कर लेंगे, जल्दी कुछ हो जाएगा, नवंबर में कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने बात की और लुटनिक ने बात की कि जब आके हमारे जॉब्स ले जाते हैं वगैरह वगैरह, उससे नहीं लग रहा वो सॉफ्टनिंग कुछ है। मेरा मानना है कि ट्रम्प साहब सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए कर रहे हैं, वो एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो मतलब उन्होंने ईयू को भी दबाया, जापान को भी दबाया, उन्होंने साउथ कोरिया को भी दबाया, कनाडा जो उनका सबसे नजदीकी है उसको दबाया, वो सबको दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो एक्सपोर्ट है उस पर 0% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन आपका जो एक्सपोर्ट है उस पर हम 15% कम से कम लगाएंगे, और आपको हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो अमेरिकन कंपनी तो कह रहे हैं कि आप वापस आइए। तो ये कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है वो एक ग्लोबल क्राइसिस है, और वो हमारे ऊपर भी असर डाल रहा है। तो कैपिटलिज्म जो एक सॉफ्ट फेस अभी तक प्रेजेंट करता था कि आदान प्रदान होता था, नेगोशिएशन होता था, अब नेगोशिएशन खत्म हो गया है। अब सिर्फ अमेरिका की बात आपको माननी है तब आपको कंसेशन मिलेगा। और क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ा है तो वो जो सब उसमें कर रहे हैं। तो अगर बाकी सारे देश एक मिल के अमेरिका का फेस करते, यानी WTO माइनस अमेरिका, तो अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ता। लेकिन ट्रम्प साहब ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने
सबको तोड़ दिया, सबके साथ अलग अलग नेगोशिएशन। जैसे आपने कहा कि भारत यही सोच रहा था कि हम तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हमको तो कंसेशनल रेट मिल जाएगा, हमको तो चीन से भी कम मिल जाएगा, हमें तो बाकी जो और कॉम्पिटिटर से कम मिल जाएगा और हमें फायदा हो जाएगा। तो जब ऐसी सोच हर एक देश में होगी तो फिर जब अपने आप जो गठबंधन होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी अमेरिका से डील करने की वो सही नहीं थी। वो हमें मतलब चीन ने तो उनको कन्फ्रंट किया, बाकी और देशों ने कन्फ्रंट उस तरह से नहीं किया। हम तो बल्कि ब्रिक्स में भी कोशिश ये कर रहे थे कि ब्रिक्स में वो हम बहुत ज्यादा ब्रिक्स में ना होने दें। तो इसलिए चीन भी हमें सस्पेक्ट करता है, रूस भी हमें सस्पेक्ट करता है, ब्राजील कोशिश कर रहा है कि हम उनके साथ कुछ करके जो साथ करें। लेकिन ब्रिक्स अपने आप में एक गठबंधन बन सकता था क्योंकि बाकी और देश भी आ गए हैं उसमें। तो वो गठबंधन भी उसको अगर हमें स्ट्रेंथन करना होता तो ज्यादा फायदा होता। तो इस समय अब हम बात करें आत्मनिर्भरता की, वो अकेले नहीं हो सकती थी, वो ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन में हो सकती थी या WTO के कॉम्बिनेशन में। तो हमारी दूरदर्शिता इसी में थी कि अगर हम बाकी देशों के साथ नेगोशिएट करते, चीन के साथ, रूस के साथ, EU के साथ, जापान के साथ, और कहते कि हम सब एक गठबंधन बना लेंगे, तो हो सकता है शुरू में ट्रंप साहब हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाते लेकिन बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे दुनिया भर में जो एक वो ट्रंप साहब ने किया कि सबको तोड़ दिया और एक राजा की तरह उन्होंने किया, तो उसका हमारे पास काट नहीं है क्योंकि अब हमने ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया एक तरह से। हम बजट में उनको जो टैक्स कंसेशन दिया, फिर हमने जो कहा कि हम हथियार आपसे ज्यादा खरीद लेंगे, फिर हमने एनर्जी उनसे ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी। तो उनको लगा कि हम तो झुकते जा रहे हैं तो और झुका सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कंडीशन लगा दी कि आपको तो कृषि का मार्केट खोलना पड़ेगा, आपको तो रूस के साथ ट्रेड कम करना पड़ेगा। पर रूस के साथ हम ट्रेड कम करेंगे तो रूस हमारा डिफेंस इक्विपमेंट जो है उसके लिए स्पेयर पार्ट वगैरह देना जो रोक देगा या इसको कम कर देगा। अमेरिका तक ने रोक दिया, G404 का इंजन 2 साल से नहीं आया, हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं बन पा रहे थे, तो अभी जाके वो आने शुरू हुए, है ना। तो कुल मिला के हमारी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं कि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर सके। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए हमें जो एक गठबंधन बनाना चाहिए था, उसकी तरफ काम करना चाहिए था, वो हमने किया नहीं। हम तो कोशिश में थे कि हमें अमेरिका से स्पेशल कंसिडरेशन से हमें फायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये ग्लोबल जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसकी तरफ हमें नहीं ले जा रही है। हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बहुत जरूरत है, तभी हम जाके अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको करेंगे। नहीं तो हम चीन, रूस, अमेरिका इनके बीच में फंसते रहेंगे और फिर जो परेशानी होगी और फिर उसको जो टालने के लिए, जैसे कि अभी मोदी जी ने किया, ये सारी परेशानियों से टालने के लिए उन्होंने सभी कुछ घोषित कर दिया कि हम तो आत्मनिर्भर होंगे, हम तो जो अपने आप करेंगे, हम तो ये GST तो एक सेविंग्स का वो है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो सेविंग्स का उत्सव है, लेकिन सेविंग्स किसकी होगी? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की। जो लोअर क्लास है, जो हमारा जो 94% असंगठित क्षेत्र है, उसकी आमदनी गिरेगी तो उसकी सेविंग और कम हो जाएगी। सेविंग तो उसके पास वैसे ही नहीं थी गरीब आदमी के पास, उसके जो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए सेविंग का उत्सव तो उनका मतलब संगठित क्षेत्र से। तो ये जो उनकी जो इंटरनल पॉलिसी है वो भी सही नहीं कि हम अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब असंगठित को संगठित कैसे करेंगे? जो असंगठित क्षेत्र है उसमें माइक्रो सेक्टर में एवरेज में 1.7 लोग काम करते हैं। तो जो 1.7 व्यक्ति काम करते हैं उसको संगठित आप कैसे बनाएंगे? वो संगठित हो ही नहीं सकता। कृषि में 85% आपके जो फार्म्स हैं वो 5 एकड़ से कम है, कोई आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के फार्म है, वो भी संगठित नहीं हो सकते। तो इसलिए या तो आप उनको किल कर सकते हैं, आप माइक्रो सेक्टर को किल कर सकते हैं, आप कृषि को किल कर सकते हैं, पर उसको संगठित नहीं बना सकते। उसको बैंकिंग का मतलब आप इंक्लूड कर सकते हैं या कुछ सोशल सिक्योरिटी, पर वो संगठित नहीं होगा, वो रहेगा संगठित। उसको आपको मदद करनी है, उसको मदद करने की जगह आप संगठित क्षेत्र को मदद करते हैं। तो मेरा मानना है जो स्ट्रैटेजी इनके दिमाग में है, क्रोनी कैपिटलिज्म के जो इनके दिमाग में है, वो जो है वो उससे बाहर निकल के इनको सोचना पड़ेगा कि बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करनी है, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच। तो इसी से जो सारी पॉलिटिक्स है, अब ऑपोजिशन अगर ज्यादा स्ट्रांग होती तो ऑपोजिशन मिलके जो इन सब चीजों पे बात करती, लेकिन ऑपोजिशन भी अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बीच में फंस जाती है, वो गरीब का इतना सोचती नहीं है। तो इसलिए क्लियर स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन को करनी पड़ेगी, तब जाके पॉलिटिकल वो कुछ बदलाव आएगा।